नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DLED 4th सेमेस्टर मैथ में। दोस्तों यहाँ पर हम DLED 4th सेमेस्टर की गणित की तैयारी के क्रम में आज हम गणित का मॉडल पेपर नंबर 6 लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम DLED 4th सेमेस्टर की गणित के कई वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और DLED 4th सेमेस्टर की गणित के 5 मॉडल पेपर पहले हम अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोगों को वहाँ से देखने में मदद मिलेगी। आज का जो DLED 4th सेमेस्टर का मॉडल पेपर लेकर हम आए हैं, यहाँ पर हमने 10 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से 5 प्रश्न मैंने सरल लिए हैं और 5 प्रश्न थोड़े कठिन हो सकते हैं। आप सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिए और जो शुरू के 5 बहुविकल्पी हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को भी देना है। जैसे ही मैं प्रश्न बोलूँगा, आप लोगों को जल्दी से अपनी कॉपी में सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना होगा। और लास्ट में हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, उसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, 7 की पावर 5 डिवाइड बाय 7 की पावर 3 का मान क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। पहला ऑप्शन है 7 की पावर 8, दूसरा ऑप्शन है 49, तीसरा ऑप्शन है 7 की पावर 15 और चौथा ऑप्शन है 7 की पावर 5/3। यहाँ पर इसका क्या सही उत्तर होगा हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही उत्तर बताएं। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए, आप अभी तक कर नहीं पाए, तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और रोकने के बाद अपना प्रश्न सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद सही उत्तर नीचे कमेंट में बता दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेस वैल्यू है यानी 7, वो दोनों में सेम है और बीच में लगा हुआ है डिवाइड का साइन। जब बेस वैल्यू सेम होती है और बीच में डिवाइड का साइन लगा होता है तो जो घात होती हैं वो घट जाती हैं, यानी 5 - 3। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आएगा 7 की पावर 2 और 7 की पावर 2 होता है 7 × 7, 7 सत्ते होता है 49। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा 49, ऑप्शन नंबर 2। अगला जो प्रश्न है 25x² - 100 = 0। इसको हल करना है। हल करने से यहाँ मतलब है कि यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं 4, 2, 1 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन सही है वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इस प्रश्न में x की वैल्यू कितनी आएगी। आपको हल करने में अगर देर लग रही हो तो आप वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद सही उत्तर निकाल कर नीचे कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो 100 है बराबर के इस तरफ भेजना पड़ेगा। तो 25x² बराबर 100। यहाँ पर ये माइनस का था, बराबर के उस तरफ आया तो हो गया प्लस का। अब यहाँ पर ये जो 25 है बराबर के उस तरफ भेजिए तो ये हो जाएगा x² 100/25। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था, बराबर के उस तरफ आया डिवाइड में हो गया, तो ये काट लीजिए। 25 चौको 100 यानी x² बराबर हो गया आपका 4। x² बराबर 4, स्क्वायर हटाएंगे लगेगा √। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 स्क्वायर होता है 2 का। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आपके सामने निकल के आई वो आ गई 2। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, 3/4 डिवाइड बाय 18/48। इसका मान क्या होगा। यहाँ पर 2 परिमेय संख्याएं दी हैं और उनका डिवाइड करने को बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 1। इन चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे उत्तर बताने से पहले ही आप लोग इसका उत्तर बता दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। मैंने बताया है कि जब भी 2 परिमेय संख्याओं की बात आए और उनके बीच में लगा हो डिवाइड, तो डिवाइड करना परिमेय संख्याओं का थोड़ा मुश्किल होता है।
तो हम यहाँ क्या करते हैं कि इस डिवाइड के साइन को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हमें जो बाद वाली परिमेय संख्या है इसको पलटना पड़ता है, यानी अंश को हर में करना पड़ता है और हर को अंश में करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3/4 गुणे 48/18। हमने 18 को नीचे कर दिया, 48 को ऊपर कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई में चेंज किया है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 छक्के 18 और 4 12, ये 12 आ जाएगा यहाँ पर। 6 दूना 12, तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। बेहद आसान क्वेश्चन है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था इसके बारे में कि किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसका 1 नंबर का प्रश्न जरूर आता है। तो 4,94,491 के वर्गमूलों में अंकों की संख्या कितनी होगी, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। 1, 2, 3, 4। तो यहां पर जो भी सही उत्तर है वो हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 1 सेकंड का प्रश्न है, तुरंत आप बता सकते हैं। तो यहां पर हम आपको बताते हैं कि 4,94,491 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि दाईं तरफ से जोड़े बना लेते हैं। तो हमने यहाँ 1 जोड़ा बनाया, 2 और 3, 3 जोड़े हमने बना लिए। 3 जोड़े बना लिए, यहाँ पे कितने जोड़े दिख रहे हैं? 3 जोड़े दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? 4,94,491 के वर्गमूलों में अंकों की संख्या होगी 3। समझ गए ये बात? कितनी भी संख्या दे रखी हो उसके आप जोड़े बना लीजिए, और अगर कोई संख्या बच भी जाती है तब भी उसके ऊपर एक लाइन खींच दीजिए। जैसे हम बात कर लेते हैं कि 625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो हम जोड़े बना लेते हैं दाईं तरफ से 1 और ये 2। इसका जोड़ा नहीं बनना है 6 का, फिर भी हम इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। तो यहां पर लाइनें गिन लीजिए ऊपर की कितनी है, 1 और 2। तो यहां पर जो 625 का वर्गमूल होगा उसमें अंकों की संख्या होगी 2। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं 625 किसका वर्ग होता है, वो होता है 25 का। अब 25 में आप देख लीजिए कितनी संख्याएं, 1 और 2, 2 संख्याएं। तो इस तरह आप आसानी से किसी भी संख्या के वर्गमूलों में अंकों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अगला यहां पर प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 16, 18, 14, 15, 16, 18, 18, 16, 14, 16 का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक आप लोगों को मालूम है, अच्छे से मालूम है। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें कौन सा सही उत्तर होगा, 14, 15, 16 या फिर 18। बहुलक का अर्थ होता है जितनी भी संख्याएं लिखी हों उन संख्याओं में सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा संख्या, वो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई, ये हम कह रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 16 है वो 1, 2, 3, 4, हम यहां पर लिख लेते हैं 16 आया है 4 बार। 18 को देख लेते हैं, 1, 2, 3, ये 3 बार आया है। 14 को देख लेते हैं कितने बार आया है, 1, 2, 2 बार आया है। और जो 15 है वो कितने बार है, सिर्फ 1 बार आया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो 16 है वो 4 बार आया है, यानी सबसे ज्यादा बार अगर कोई संख्या आई है तो वो है 16। तो यहां पर जो इसका बहुलक होगा वो होगा 16। आसान सा प्रश्न होता है बहुलक का, चाहे आपको सारणी बनाकर दे देता तब तो आपको यहां पर ये गिनने की भी जरूरत नहीं होती है। वहां पर तो साफ साफ दिया होता है, यहां पर सारणी बना दी जाती है और ऊपर दिया होता है पद और नीचे दिया होती है बारंबारता। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ नंबर्स दिए होते हैं, उनकी बारंबारता दी होती, तो बारंबारता देख लेते, जो सबसे ज्यादा हो वही आपका पद उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 1500 को ऐसे 2 भागों में बांटो कि एक भाग दूसरे भाग का 50% हो। यानी 1500 को हम 2 भागों में बांट रहे हैं और एक भाग ऐसा होना चाहिए कि अगर एक भाग x है तो दूसरा भाग उससे 50% ज्यादा हो। x प्लस 50% कह सकते हैं x का। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि पहला भाग हमने x मान लिया, तो दूसरा भाग हमें मानना पड़ेगा x 50%। x का जो 50% यहां पर लिखा है ना, एक भाग दूसरे भाग का 50% हो, तो x का हमने 50% भाग लिया। तो यहां पर 50
1/2 हो जाएगा, यानी x/2 हो जाएगा। जो दूसरा भाग है वो x हो गया, जो पहला भाग है वो हो गया x/2। तो यहाँ पर बताया गया 1500 को दो भागों में बांटा जा रहा है ना, तो इन दोनों का जो योग होगा वो 1500 ही होगा। तो इन दोनों को जोड़ दिया, x और x+2 को x/2 को जोड़ दिया, बराबर 1500 कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। x और x+2 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 और 1 का लासा लेना पड़ेगा, आएगा 2, ऊपर हो जाएगा 2x + x, तो 2x + x हो जाता है 3x, और ये जो 2 डिवाइड में है ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हो गया तो 1500 × 2 हो गया, तो 1500 × 2 होता है 3000, तो 3x = 3000 हो गया। अब यहाँ पर ये जो 3 है, 3 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 3000/3। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 1000। तो यहाँ पर जो पहला भाग था वो निकल के आ गया 1000, और जो दूसरा भाग था वो 50% था, तो वो दूसरा भाग हो गया 500। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर आप चाहे यहाँ पहला भाग लिख लीजिए चाहे दूसरा भाग लीजिए, कुछ भी इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह आपने 1500 को दो भागों में बांट दिया, जिसमें पहला भाग दूसरे भाग का 50% है। अगला प्रश्न है, वृत्त की परिधि 15.7 सेंटीमीटर है, उसका व्यास ज्ञात करो। व्यास आपको मालूम होना चाहिए वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी अगर हम व्यास की बात करें तो वो होता है 2r। r यहाँ पर त्रिज्या होती है, तो यहाँ पर व्यास जो होता है वो 2r होता है। तो परिधि का फार्मूला लगा लेते हैं 2πr, तो 2r हम यहाँ अलग रख लेते हैं क्योंकि यही हमारे पास व्यास है। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। अब 22/7 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो 15.7 × 7/22। यहाँ पे 22 ऊपर था यानी मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पर डिवाइड में आ गया। ये 7 डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 15.7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आता है 109.9/22। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 4.99। तो ये जो 4.99 है ये 5 के बेहद करीब है, तो इसको हम 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो व्यास निकल के आ गया वो आ गया 5 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में लिख देते हैं लगभग, क्योंकि ये 4.99 है, एग्जैक्ट 5 नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपने आसानी से निकाल लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, इस बेलन का आयतन निकालिए। सीधा बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा देना यहाँ पर। तो बेलन का आयतन फार्मूला होता है πr²h। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या की वैल्यू रखनी है, ऊंचाई की वैल्यू रखनी है, और आपके सामने आंसर आ जाएगा। यहाँ पर r दे रखा है यानी त्रिज्या दे रखा है 10.5, तो हमने यहाँ 10.5 रख दिया r की जगह, और r² है तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, और h है तो h की वैल्यू रख दी 18। अब इसको आप काट लीजिए। कैसे काटेंगे? 7 से 10.5 को काटेंगे तो ये आएगा 1.5, क्योंकि 15 सत्ते 105 होता है। तो ये आपके सामने वैल्यू निकल के आ गई। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 × 1.5 × 10.5 × 18। तो यहाँ पर 22 और 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33, 10.5 और 18 इन तीनों का गुणा करेंगे तो आएगा 6237 घन सेंटीमीटर। जब भी आयतन की बात करेंगे तो हमारा उत्तर जो आएगा वो घन सेंटीमीटर में आएगा, या हम कह सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। चाहे आप घन सेंटीमीटर लिख दीजिए और चाहे आप सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए, दोनों बराबर हैं। इनमें से कोई भी एग्जामिनर आपका काट नहीं सकता। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। चित्र में 42 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना हुआ है। वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पर आपके सामने एक वर्ग दे रखा है और वर्ग के अंदर क्या है, आपका एक वृत्त बना हुआ है। वृत्त की जो परिधि है वो वर्ग की चारों भुजाओं को टच कर रही है। तो यहाँ पर जो इस वृत्त का व्यास होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा है 42, तो यहाँ पर जो वृत्त का व्यास होगा वो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूंकि हमें परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होगी, तो हम यहाँ से त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो ये आपने देखा, जब व्यास 42 है तो त्रिज्या उसका आधा होगा, यानी 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगा दीजिए 2πr।
2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, इसको काट लेते हैं 7 तिया 21, तो 2 गुणे 22 गुणे 3 बराबर 132 सेंटीमीटर, ये आपकी परिधि आ गई। बात करें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर हो गया आपका 21, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करना पड़ा, 7 तिया 21, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 गुणे 21 गुणे 3, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। अभी हमने आयतन में घन सेंटीमीटर का प्रयोग किया था, लेकिन जब क्षेत्रफल की बात आएगी तो सदैव वर्ग सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। ये लगाना बेहद जरूरी है, वरना आपके आधे नंबर कट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। एंगल BOC बराबर 90, एंगल BAC ज्ञात करना है, यानी BOC दे रखा है और BAC ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि जब एक ही आधार पर, वृत्त के अंदर एक ही आधार पर सेंटर पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, तो यहाँ पर ये जो 90 डिग्री है ये इस कोण का दोगुना होता है। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि एंगल BAC बराबर हाफ इंटू एंगल BOC, BOC की वैल्यू रख दी 90, तो यहाँ पर जो BAC की वैल्यू आ गई वो आ गई 45 डिग्री। आसान सा प्रश्न था, ये कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। तो यहां पर पिता और पुत्र के आयु के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा है, या इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि पिता की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है, 3 गुनी है। वर्तमान में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा है, या तो 5 वर्ष पहले का रिलेशन दे रखा है या तो 10 वर्ष बाद का रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ पर हमें पिता और पुत्र की दोनों की आयु अलग अलग माननी पड़ेगी, x और y। पिता की मान ली हमने x, पुत्र की मान ली हमने y। तो पहली जो कंडीशन कह रही है 5 वर्ष पहले की आयु, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु हो जाएगी x - 5, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु हो जाएगी y - 5, क्योंकि वर्तमान की जो आयु है इनकी x और y है। अब दूसरा जो स्टेटमेंट कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 10 वर्ष बाद हम निकाल लेते, 10 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी x + 10 और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी y + 10। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसा कंडीशन बता रहा है प्रश्न में वैसे ही हमें फॉलो करना है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का 3 गुना कर देते हैं। तो पिता की आयु थी x - 5 5 वर्ष पहले, और पुत्र की आयु का 3 गुना है तो 3 गुना कर देंगे पुत्र की आयु का। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x - 5 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y - 15 हो जाएगा। तो इसके बाद x - 3y, और ये जो 3y इधर आ गया, ये 5 इधर आ जाएगा, तो -15 + 5, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसकी इक्वेशन निकल के आई, यानी समीकरण निकल के आई x - 3y बराबर -10। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1 का। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये कह रही थी कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो है x + 10 और पुत्र की आयु है y + 10। तो पुत्र की आयु का 2 गुना किया जा रहा है, तो हमने यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x + 10, 2 का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y + 20। तो 2y को इधर लाएंगे, x - 2y, 10 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 - 10। तो x - 2y की जो वैल्यू निकल के आए वो आ गई 10। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बताया था जब समीकरणों को सॉल्व करना होता है तो उसमें कोई ना कोई x या फिर y दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर x
x है और यहाँ पर भी x है, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो हमें किसी में किसी भी तरह का कोई मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 2y बराबर 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये कटने तो है नहीं। इसके लिए हमें अलग से साइन लगाने पड़ेंगे। जब x में साइन चेंज कर रहे हैं तो पूरी इक्वेशन में साइन चेंज करेंगे। तो देखिए 2y का भी चेंज कर दिया और 10 का भी चेंज कर दिया। अब यहाँ पर x और x कट जाएंगे। ये माइनस का 3y है, ये प्लस का 2y है, बचेगा -y। ये माइनस का 10 है, ये भी माइनस का हो गया, तो हो गया माइनस का 20। दोनों जुड़ गए, सेम साइन है इसीलिए जुड़ गए। तो -y बराबर -20, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, तो आपका जो y की वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 20। यानी जो पुत्र की वैल्यू हमने मानी थी, पुत्र की आयु मानी थी, वो थी 20 वर्ष। अब यहाँ पर इसी y का मान जो है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके सामने समीकरण 1 है, यहाँ पर हम y की वैल्यू रख देते हैं। ये 3y दिया है, इसमें y की हम वैल्यू रख देंगे तो आपका x की वैल्यू निकल आएगी, यानी पिताजी की भी आयु निकल आएगी। तो x माइनस 3 इंटू 20 बराबर -10, x माइनस 20 तियाँ हो जाएगा 60 बराबर माइनस का 10। ये 60 उस तरफ चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर ये माइनस का है। तो x बराबर -10 प्लस 60। तो यहाँ पर जब इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 50, चिन्ह लगेगा बड़े का यानी प्लस का। तो जो पिताजी की आयु है वो भी यहाँ पर निकल के आ गई 50 वर्ष। पुत्र की आयु निकली 20 वर्ष, पिता की आयु निकली 50 वर्ष। तो यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा ध्यान से समझने वाला था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। 2 नंबर में ऐसे प्रश्न आते हैं आपके, आसानी से पिता और पुत्र की आयु निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जैसा कंडीशन दी गई है वैसे ही फॉलो करना है। बढ़ते हैं आज के विशेष प्रश्न की तरफ जो आपके लिए हम लेकर आए हैं। सीता की मासिक आय और व्यय का अनुपात 5:3 है। मासिक आय अगर 5000 है तो सीता की बचत क्या होगी? यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है 5000, 3000, 2000 और 25000। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें फटाफट नीचे कमेंट में करके बताइए। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आ रहा है तो इस प्रश्न को करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, और अगर नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट में बताइए हमें कि इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं कर पाए, क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन है ये बेहद आसान। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारे 10 प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इनसे संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, उसका निराकरण अवश्य किया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।